नमस्कार दोस्तों, महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं आकांक्षा पांचाल, आप लोगों की बायोलॉजी टीचर। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने परासरण के बारे में पढ़ा था। उसके अलावा हम लोगों ने परासरण दाब के बारे में पढ़ा था कि परासरण क्या होता है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो परासरण का मतलब क्या हो गया कि पदार्थों का अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन क्या हो जाएगा? परासरण हो जाएगा। अब कौन से पदार्थों का परिवहन होता है? तो हमें पता है केवल विलायक का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर परिवहन। अब जो परासरण होता है वो भी क्या होता है? एक प्रकार का विसरण ही होता है। तो अगर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जल का अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर परिवहन ही क्या हो जाएगा? परासरण हो जाएगा। उसके अलावा परासरण दाब का मतलब क्या हो जाएगा कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। और परासरण दाब जो होता है वो किसके समानुपाती होता है? वो विलेय की सांद्रता के समानुपाती होता है। विलेय की सांद्रता का मतलब क्या हो गया कि जिसके अंदर विलेय ज्यादा होंगे उसमें विलेय की सांद्रता ज्यादा होगी। तो हमने कल देखा था, सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी, बहुत सारे प्लांट्स की बात की थी। अगर हम लोग बात करें जलोदबिद पादप, उसका जो ओपी होगा यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब जो होगा वो कम होगा। ठीक है। उसके अलावा अगर लवणविद पादपों की बात करें जिसके अंदर लवण की मात्रा ज़्यादा होती है, उनके अंदर जो ओपी होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि वहाँ पर विलेय की जो सांद्रता है वो ज़्यादा है। और जो जलोदबिद पादप है, जलोदबिद का मतलब जिसके अंदर जल की मात्रा ज्यादा है यानी कि वहां पर विलेय नहीं है, तो वहां का ओपी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग प्लांट के पार्ट्स की बात करें तो प्लांट के पार्ट कौन कौन से होते हैं? फूल, पत्ती, तना। ठीक है। उसके अलावा जड़, पत्ती, तना। अगर हम लोग जड़ की बात करें तो जड़ के अंदर क्या होता है? जल की मात्रा ज्यादा होती है। जल की मात्रा ज्यादा है यानी विलेय की मात्रा कम है, तो वहां का जो ओपी होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसके अलावा जो पत्तियां है वहां पर क्या होता है? भोजन का निर्माण होता है। भोजन का निर्माण होने का मतलब क्या होगा? वहां पर विलेय की मात्रा ज्यादा है, तो ओपी क्या हो जाएगा? वहां का ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने कल डिस्कशन कर लिया था। अब आज हम लोग बात करते हैं स्फीत दाब, भित्ति दाब, उसके अलावा विसरण दाब, न्यूनता, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्फीत दाब क्या होता है। स्फीत दाब यानी कि टर्गर प्रेशर। अब स्फीत दाब समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्फीत का मतलब क्या होता है। स्फीत मतलब क्या हो गया या स्फीत कोशिका का मतलब क्या होगा? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्फीत कोशिका का मतलब क्या होता है। स्फीत कोशिका यानी कि टर्जिड सेल का मतलब क्या होता है? तो अगर हम लोग टर्जिड सेल की बात करें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जब किसी कोशिका को जब किसी कोशिका को अल्प परासरी विलयन में रखा जाता है, अल्प परासरी विलयन में रखा जाता है, तो कोशिका का तो कोशिका द्रव्य का आयतन कोशिका द्रव्य का आयतन बढ़ जाता है
इसके कारण कोशिका फूल जाती है। इस फूली हुई कोशिका को ही इस फूली हुई कोशिका को ही क्या कहते हैं, स्फीत कोशिका कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, मान लीजिए ये कोई हमारा जार है या फिर कोई भी, इसके अंदर हम लोगों ने क्या भर दिया, विलयन भर दिया। और किस तरीके का विलयन भरा हमने इसके अंदर, अल्प परासरी विलयन डाला। अल्प परासरी का मतलब क्या हो गया, जिसकी सांद्रता कम है, ऐसा हम लोगों ने विलयन डाला। और इसके अंदर हम लोगों ने क्या रख दी, कोशिका को रख दिया। ठीक है, कोशिका के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो होगा क्या, हमें रूल पता है, जल की जो गति हो कैसे होती है, अल्प परासरी विलयन से किधर होगी, अति परासरी विलयन की तरफ होगी। अल्प परासरी का मतलब क्या होगा, जहां पर सांद्रता कम है। सांद्रता कम का मतलब क्या होगा, जहां पर विलय की मात्रा कम है। तो जल के अणु किधर की तरफ गति करेंगे, अल्प परासरी विलयन से अति परासरी विलयन, यानी कि कोशिका के अंदर प्रवेश करेंगे। जिससे क्या होगा, कोशिका द्रव्य का आयतन जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, जिससे कोशिका फूल जाएगी। और इस फूली हुई कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, टर्जिड सेल कहते हैं, यानी कि स्फीत कोशिका कहते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी, स्फीत कोशिका की, कि स्फीत कोशिका किसे कहा जाता है। अब हमें पढ़ना क्या है, स्फीत दाब पढ़ना है। स्फीत दाब का मतलब क्या हो गया, स्फीत दाब यानी कि टर्गर प्रेशर। तो स्फीत दाब क्या हो जाएगा, वही बात, जब किसी कोशिका को अल्प परासरी विलयन में रखा जाता है, तो कोशिका स्फीत हो जाती है। तो कोशिका स्फीत हो जाती है, स्फीत हो गई मतलब फूल गई है कोशिका। यह स्फीत कोशिका भित्ति पर एक दाब लगाती है, जिसे क्या कहा जाता है, स्फीत दाब कहा जाता है। यानी कि स्फीत दाब का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए ये कोई कोशिका है, ठीक है, और ये क्या हो गया, इसका कोशिका द्रव्य हो गया। ठीक है, और इस कोशिका को हमने किसके अंदर रखा था,
अल्प परासरी विलयन के अंदर रखा था? अल्प परासरी विलयन में रखा था, जिसकी वजह से ये जो जल का प्रवेश है वो किधर हो जाएगा? कोशिका के अंदर हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा? कोशिका द्रव्य का जो आयतन है वो क्या होगा? बढ़ेगा। अगर हम लोगों ने अल्प परासरी विलयन के अंदर किसी कोशिका को रखा है तो हमें पता है कि जल की गति किधर से होगी? अति परासरी विलयन से। कहाँ? अल्प परासरी विलयन से कहाँ होगी? अति परासरी विलयन की तरफ होगी। तो जल जो है वो किसके अंदर प्रवेश करने लगेगा? कोशिका के अंदर प्रवेश करने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? कोशिका द्रव्य का आयतन जो होगा वो बढ़ने लगेगा। तो होगा क्या? हम कह सकते हैं कोशिका के कोशिका के कोशिका के कोशिका द्रव्य के आयतन के बढ़ने के कारण कोशिका भित्ति पर दाब लगाती है। और कैसा दाब लगाएगी? देखिए, ये हमारी कोशिका थी, इसके अंदर जल प्रवेश कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो गई? कोशिका फूल गई है, यानी कि बड़ी हो गई है कोशिका। इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है, उसका आयतन क्या हो गया? बढ़ गया है। तो होगा क्या? जो कोशिका द्रव्य बाहर की तरफ एक दाब लगाएगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? शीत दाब कहा जाता है। यानी कि कोशिका के द्वारा कोशिका द्रव्य द्वारा कोशिका की भित्ति पर बाहर की तरफ लगाया गया दाब, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? शीत दाब कहते हैं। समझ में आया शीत दाब का मतलब क्या हो गया? बस इतना सा याद रखना है शीत दाब का मतलब। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्फीत कोशिका क्या होती है। स्फीत कोशिका का मतलब क्या हो गया? स्फीत का मतलब होता है फूला हुआ, यानी कि टर्जिड। टर्जिड का मतलब क्या हो गया? जिसके अंदर वाटर भर गया, जिसकी वजह से वो क्या हो गई? फूल गई। फूलने से जो कोशिका है, अब मान लीजिए गुब्बारा है, उसके अंदर हम लोगों ने पानी भर दिया, तो पानी भरने से क्या होगा? जो गुब्बारे की जो पूरी दीवार है बाहर की तरफ, उसकी तरफ जो वाटर है वो एक दाब लगा रहा है, उसी को हम लोग क्या करें? स्पीड दाब करें। सेम उसी तरीके से कोशिका जो है, कोशिका के अंदर जल भर गया है, तो जो कोशिका द्रव्य है वो कोशिका की भित्ति के ऊपर जो दाब लगा रहा है, उससे हम लोग क्या कह देंगे? स्पीत दाब कह देंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे स्पीत दाब की। अब सेम एक और दाब की हम लोग बात करते हैं, उसे कहा जाता है भित्ति दाब। भित्ति दाब यानी कि वॉल प्रेशर, जिसे शॉर्ट में WPB कहा जाता है। तो वॉल प्रेशर का मतलब क्या हो जाएगा? जब कोशिका द्रव्य द्वारा भित्ति पर दाब लगाया जाता है, तो भित्ति भी इसके विपरीत
एक और दाब लगाती है जिसे भित्ति दाब कहा जाता है। तो भित्ति दाब का मतलब क्या हो गया, जब हम लोगों ने कोशिका को अल्पराश्री विलयन में रखा तो कोशिका फूल गई, तो कोशिका क्या करेगी, किसके ऊपर दाब लगाएगी, भित्ति के ऊपर दाब लगाई। तो भित्ति भी क्या करती है, वापस से उसके अगेंस्ट एक और दाब लगाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भित्ति दाब कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग भित्ति दाब की बात करें तो भित्ति दाब का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए ये कोशिका है और ये कहाँ पर, ये बाहर की तरफ एक दाब लगा रही है। इसको तो हम लोगों ने क्या कहा था, टीपी कहा था, यानी कि टर्गर प्रेशर कहा था। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है या फिर कोई भी द्रव्य भरा हुआ है। तो ये जो कोशिका द्रव्य है, जो कोशिका द्रव्य है वो भित्ति, भित्ति क्या हो गई, ये बाहर वाली लेयर जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे, भित्ति बोलेंगे, यानी कि वॉल, सेल वॉल हम लोग इसे कह देंगे। तो भित्ति के ऊपर जो दाब लग रहा था उसको हम लोगों ने क्या कहा था, टीपी कहा था। तो टीपी के अगेंस्ट, यानी कि टर्गर प्रेशर के अगेंस्ट एक और दाब लगाया जाता है, इसके द्वारा, भित्ति के द्वारा लगाया जाता है, जिसका हम लोग क्या कहते हैं, WP कहते हैं, यानी कि वॉल प्रेशर कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं टीपी किसके बराबर हो जाता है, WP के बराबर हो जाता है। जितना टर्गर प्रेशर लगाया जाता है उतना ही क्या होता है, WP होता है। अब ये जो वॉल प्रेशर है वो लगाया क्यों जाता है, इसका रीजन क्या है वॉल प्रेशर लगाने का। तो वॉल प्रेशर लगाने का रीजन क्या हो जाएगा कि कोशिका, अगर ये मान लीजिए कोशिका है, इसके अंदर जो द्रव है वो भरा जा रहा है, भरा जा रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा कि कोशिका फूट जाएगी, उसकी जितनी क्षमता थी रखने की वो क्षमता अगर खत्म हो गई है, उसका जो प्रेशर है वो खत्म हो गया है, तो कोशिका क्या हो जाएगी, फूट जाएगी। कोशिका को फूटने से बचाने के लिए वापस बाहर से अंदर की तरफ एक और दाब लगाया जाता है। वो किसके लिए लगाया जाता है, इसे बैलेंस करने के लिए लगाया जाता है, टीपी को, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, WP, या फिर इससे हम लोग क्या कहते हैं, वॉल प्रेशर या भित्ति दाब कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि भित्ति दाब क्यों लगाया जाता है, भित्ति दाब कोशिका को फटने से बचाने के लिए लगाया जाता है। अगर हम लोग WP की बात करें, यानी कि वॉल प्रेशर की बात करें, तो जो वॉल प्रेशर होता है वो किन के अंदर लगता है, वो केवल पादप कोशिकाओं के अंदर उपस्थित होता है। पादप कोशिकाओं के अंदर वॉल प्रेशर लगता है, और जो जंतु कोशिकाएं होती है उनके अंदर वॉल प्रेशर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो जंतु कोशिकाएं होती है उनके अंदर बाहर की तरफ वॉल तो होती नहीं है, सेल वॉल तो होती नहीं है, इस वजह से इनके अंदर क्या होता है, वॉल प्रेशर नहीं लगता है। इस वजह से कोशिकाएं क्या हो जाती है, फट जाती है। तो अगर हम लोग एक क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन ये है आपका, यदि RBC को आसूत जल में रख दिया जाए तो क्या होगा। आसूत जल का मतलब क्या हो गया, स्टिल वाटर। हमने क्या बोला, मान लीजिए ये है हमारा आशुत जल,
अशुद्ध जल के अंदर हम लोगों ने क्या रख दिया, आरबीसी को रख दिया है। अशुद्ध जल कैसा हो गया, हमें पता है अशुद्ध जल का मतलब क्या हो गया, ये अल्प पराशरी विलयन हो गया। अल्प पराशरी का मतलब क्या होगा, अशुद्ध जल यानी कि शुद्ध जल है, इसके अंदर विलय की मात्रा क्या है, कम है, इसके अंदर विलय नहीं है। और जो आरबीसी है उसकी जो खुद की सांद्रता वो क्या है, ज्यादा है, किसकी तुलना में, इसके अंदर जिस विलयन के अंदर ये रखी गई है उसकी तुलना में आरबीसी की सांद्रता क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं आरबीसी की जो सांद्रता है, आरबीसी के अंदर जो द्रव्य भरा हुआ है, ये जो द्रव्य है इसकी सांद्रता तो क्या है, ज्यादा है, और ये जो द्रव्य है हमारा इसकी सांद्रता क्या है, कम है। तो हमें पता है रूल क्या है, अल्प पराशरी विलयन से वाटर कहाँ मूवमेंट करेगा, अति पराशरी विलयन की तरफ। तो होगा क्या, जो जल के अणु है कहाँ जाने लग जाएंगे, आरबीसी के अंदर जाने लग जाएंगे। तो होगा क्या, ये हमारा अशुद्ध जल था ही सही, और इसके अंदर क्या थी, कोशिका थी। पहली कोशिका का आकार इतना था, अब क्या हो गया, इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका जो कोशिका द्रव्य है उसका आयतन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब कोशिका द्रव्य का आयतन बढ़ गया तो जो कोशिका द्रव्य है वो बाहर की तरफ एक प्रेशर लगाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर कहते हैं। अब हमें पता है कि जो आरबीसी होती है उसके अंदर कोई वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, तो जो वॉल है वो वापस पीछे की तरफ क्या होगी, कोई भी प्रेशर नहीं लगाएगी। प्रेशर नहीं लगाएगी तो होगा क्या कि कोशिका के अंदर जैसे जैसे द्रव भरता जाएगा और एक टाइम क्या हो जाएगी, कोशिका फूट जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं यदि आरबीसी को हम लोग अशुद्ध जल में रख देंगे तो होगा क्या, क्या होगा, कोशिका पहले फूलेगी और बाद में क्या हो जाएगी, फट जाएगी। तो ये चीज याद रखनी है कि जो WP होता है वो केवल किसके अंदर पाया जाता है, ओनली प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। इस वजह से जो जंतु कोशिकाएं होती है वो फट सकती है, बट प्लांट सेल्स होती है वो नहीं फटती है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने भित्ति दाब और दूसरा हम लोगों ने क्या किया था, स्फीत दाब के बारे में हम लोगों ने देखा। अगर हम लोग भित्ति दाब और स्फीत दाब एक दूसरे के क्या हो रहे थे, अगेंस्ट काम कर रहे थे। अगेंस्ट काम करने का मतलब क्या हो गया, जो WP होता है वो किसके बराबर होता है, TP के बराबर होता है। तो ये चीज याद रखनी है, WP का मतलब क्या हो गया, वॉल प्रेशर यानी कि भित्ति दाब, और TP का मतलब क्या हो गया, टर्गर प्रेशर यानी कि स्फीत दाब। तो ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं, लेकिन इनकी जो जो फोर्स होता है, जो दाब होता है वो क्या होता है, बराबर होता है दोनों का। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं DPD की। DPD क्या होता है, DPD का मतलब हो गया डिफ्यूजन प्रेशर एफिशिएंसी, यानी कि विसरण दाब न्यूनता। तो अगर हम लोगों को DPD के बारे में अध्ययन करना है तो DPD क्या होता है, DPD के बारे में अध्ययन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि DP क्या होता है, यानी कि
डिफ्यूजन प्रेशर अर्थात विस्तरण दाब क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डीपी क्या होता है। विस्तरण दाब क्या होता है। विस्तरण दाब का मतलब क्या हो गया, शुद्ध जल में यदि कोई विलय मिलाए जाते हैं कोई विलय मिलाए जाते हैं तो उसका डीपी कम हो जाता है। का मतलब क्या हो गया, तो हम कह सकते हैं कि जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल का जो डीपी होता है वो क्या होता है, अधिकतम होता है। क्यों होगा अधिकतम, क्योंकि शुद्ध जल के अंदर कोई भी विलय जो होगा वो मौजूद नहीं होगा, इस वजह से शुद्ध जल का जो डीपी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो हम लोगों ने विसरण दाब के बारे में क्या पढ़ा कि शुद्ध जल के अंदर यदि हम लोग विलय मिलाते हैं तो जो शुद्ध जल का जो डीपी हो जाता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोगों को विसरण दाब न्यूनता पढ़ना है तो विसरण दाब न्यूनता का मतलब क्या हो जाएगा, यदि शुद्ध जल में यदि शुद्ध जल में विलय मिलाया जाता है विलय मिलाया जाता है तो विलयन का डीपी कम हो जाता है। और डीपी में आई, डीपी का मतलब विस्तरण दाब में विस्तरण दाब में आई इस कमी को ही विस्तरण दाब न्यूनता कहा जाता है। विसरण दाब न्यूनता का मतलब क्या हो गया कि अगर किसी शुद्ध जल के अंदर अगर हम लोग विलय मिलाते हैं, विलय का मतलब क्या होगा, कोई भी सॉलिड पार्टिकल मिलाते हैं तो उसका जो विसरण दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस विसरण दाब में आई कमी को ही हम लोग क्या कहते हैं, विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, मान लीजिए ये कोई सॉल्यूशन है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, शुद्ध जल भरा हुआ है। ये बीकर है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, शुद्ध जल भरा हुआ है। शुद्ध जल का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर विलय जो है वो उपस्थित नहीं है। अगर विलय उपस्थित नहीं है तो यहाँ का जो डीपी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब सेम यही हमारा एक और कंटेनर है, यही हमारा बीकर था जिसके अंदर सेम यही जल भरा हुआ था। इसके अंदर हम लोगों ने क्या डाल दिए, विलय के कण डाल दिए।
विले के पार्टिकल्स डाल दिए। अब ये विले के पार्टिकल्स डाल दिए तो यहाँ पर क्या हो गया, डीपी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस कमी को ही हम लोग क्या कहते हैं, डीपीडी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ का डीपीडी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और यहाँ का डीपीडी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर तो कोई न्यूनता ही नहीं आ रही ना, क्योंकि इसके अंदर तो क्या है, केवल शुद्ध जल है। शुद्ध जल है यानी कि इसके अंदर क्या है, डीपी ज्यादा है। तो इसके अंदर कोई कमी आ रही है क्या विसरण दाब के अंदर, तो यहाँ का डीपीडी तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसके अंदर हम लोगों ने क्या डाले, विले के कण डाल दिए, जिसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ का जो डीपी है वो कम हो गया। और डीपी में आई कमी को ही हम लोग क्या कहते हैं, डीपीडी कहते हैं, यानी कि विसरण दाब न्यूनता कहा जाता है। तो इसका डीपीडी तो कम ज्यादा हो गया और इसका डीपीडी क्या हो गया, कम हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं डीपीडी का मतलब क्या हो गया, डीपीडी इसके समानुपाती हो जाएगा, विलयन में उपस्थित विलय की सांद्रता के समानुपाती हो जाता है कौन, डीपीडी। तो ये चीज याद रखनी है, जो विसरण दाब न्यूनता क्या हो जाएगी, विलय की सांद्रता के समानुपाती हो जाती है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि शुद्ध जल का जो डीपीडी होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो रूल क्या हो गया, जल की गति कहां से कहां हो जाएगी, जल की गति हो जाएगी हमारी लो डीपीडी से कहां होगी, हाई डीपीडी की तरफ होगी। ठीक है, ये बात होगी, ये रूल याद रखना है कि जो जल की गति किधर से किधर होगी, लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ होगी। अब अगर हम लोग डीपीडी के बारे में देखें, तो जो डीपीडी होता है तो हमें फॉर्मूला याद रखना है कि डीपीडी का मतलब क्या हो गया। डीपीडी जो होता है वो टर्गर प्रेशर, यानी कि एक तो ओपी और टर्गर प्रेशर के अंतर को क्या कहा जाता है, डीपीडी कहा जाता है। अंतर का मतलब क्या हो गया, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि विसरण दाब न्यूनता का मतलब क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि परासरण दाब में से अगर हम लोग स्फित दाब को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, विसरण दाब न्यूनता मिलती है। अगर हम लोग विसरण दाब न्यूनता के बारे में देखें तो सबसे पहले हम लोग बात करें, मान लीजिए एक सामान्य कोशिका की। सामान्य कोशिका का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर जल जो है वो प्रवेश नहीं किया है, यानी कि वो नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल है तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, जो इसका ओपी होता है वो किससे ज़्यादा होता है, टीपी से ज़्यादा होता है। ये चीज़ याद रखनी है कि जो सामान्य कोशिका होती है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर किससे ज़्यादा होता है, टर्गर प्रेशर से ज़्यादा होगा। टर्गर प्रेशर से ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है टर्गर प्रेशर कब लगता है, जब कोशिका के अंदर जल के अणु प्रवेश करेंगे तो कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, यानी कि टर्जिट हो जाएगी। तभी वो क्या करेगी, भित्ति के ऊपर एक दाब लगाएगी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर कहते हैं। तो जो सामान्य कोशिका होती है उसके अंदर टर्गर प्रेशर कम होता है, किसके कंपैरिजन में, ऑस्मोटिक प्रेशर के कंपैरिजन में। तो ये चीज याद रखनी है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अलग अलग केस की डीपीडी के बारे में।
सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पूर्ण स्फीत कोशिका की। इसके बाद में श्लथ कोशिका की, और तीसरी चीज याद रखनी है जीव द्रव्य कुंचित कोशिका के बारे में। तो अगर हम लोग पूर्ण स्फीत कोशिका की बात करें तो पूर्ण स्फीत कोशिका के अंदर क्या होगा, ये कोशिका क्या है, स्फीत है। स्फीत है मतलब क्या होगा, इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है, टर्गर प्रेशर के बराबर होता है। यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर क्या होते हैं, बराबर होते हैं, दोनों के दोनों। तो हम लोगों को फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है, डीपीडी क्या होता है, ओपी माइनस टीपी होता है। अब ये दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया, एक तरीके से जीरो होगा ना। मान लो एक में से अगर हम लोग एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर टर्गर प्रेशर 2 है तो सॉरी, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर 2 है तो टर्गर प्रेशर भी क्या होगा, 2 होगा। तो डीपीडी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो याद रखना है कि जो पूर्ण स्फीत कोशिका होती है उसके अंदर जो डीपीडी होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर होता है, टर्गर प्रेशर के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्लथ कोशिका की। स्लथ कोशिका का मतलब क्या हो गया, कोशिका से जल बाहर निकल गया। अब कोशिका से अगर जल बाहर निकल गया है यानी कि उसके अंदर कोई टर्गर प्रेशर तो लगेगा ही नहीं, तो इसके अंदर जो टीपी होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें फॉर्मूला पता है, डीपीडी बराबर क्या होता है, ओपी माइनस टीपी। तो डीपीडी किसके बराबर हो जाएगा, डीपीडी बराबर हो जाएगा किसके, ओपी के। डीपीडी किसके बराबर हो जाएगा, ओपी के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि टर्गर प्रेशर यहाँ पर क्या मान लिया, 0 मान लिया। 0 क्यों माना, क्योंकि जो स्लथ कोशिका जो होती है उसके अंदर कोई भी टर्गर प्रेशर यानी कि कोई स्फीत दाब लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि उसके अंदर वाटर है ही नहीं। वाटर नहीं है तो बाहर भित्ति के ऊपर ये कोई दाब भी नहीं लगाएगी। इस वजह से डीपीडी क्या इसके बराबर हो जाएगा, ओपी के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें जीव द्रव्य कुंचित कोशिका की, तो इसके बारे में याद रखना है, इसका जो टीपी होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, डीपीडी बराबर हमें पता है ओपी माइनस टीपी होता है। अब डीपीडी, इसमें हम लोगों ने क्या बोला, टर्गर प्रेशर क्या है, नेगेटिव मानते हैं। तो माइनस माइनस प्लस, तो जो जीव द्रव्य कुंचित कोशिका है उसका जो डीपीडी होता है वो क्या होता है, ओपी प्लस टीपी के बराबर होता है। तो ये तीनों चीजें याद रखनी है। अगर हमसे कोई सा भी केस पूछ लिया जाए कि अगर पूर्ण स्फीत कोशिका के अंदर डीपीडी का मान कितना होता है, तो डीपीडी क्या हो जाएगा, उसके अंदर 0 हो जाएगा। स्लथ कोशिका के अंदर पूछ लिया जाए तो उसका डीपीडी क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। और जो जीव द्रव्य कुंचित कोशिका है उसका जो डीपीडी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओपी प्लस टीपी के बराबर हो जाएगा। अब मान लीजिए हमें पता है कि डीपीडी के अंदर जो जल की गति किधर से किधर होती है, लो डीपीडी से किधर होती है, हाई डीपीडी की तरफ होती है। अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें, मान लीजिए एक कोशिका है जिसका टर्गर प्रेशर है 15 और इसका ओपी है 5, और सेम दूसरी कोशिका है उसका टर्गर प्रेशर है 20 और ओपी है 10। ये हम लोगों ने नॉर्मल सेल की बात की है।
तो नॉर्मल सेल के अंदर हमें पता है डीपीडी क्या होता है, डीपीडी बराबर क्या होता है, ओपी माइनस टीपी। तो इसका ओपी तो कितना है, इस वाली जो फर्स्ट कोशिका है कोशिका ए है, और ये कौन सी है, कोशिका बी। कोशिका ए है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर तो कितना है 30, और टर्गर प्रेशर कितना है 20। सेम उसी तरीके से बी कोशिका है, उसका जो टीपी तो कितना हो जाएगा 30, और ये क्या हो जाएगा 10। तो इसका डीपीडी तो कितना हो गया 10, इसका डीपीडी क्या हो गया 20। तो हमें पता है कि जल के अणुओं की जो गति होगी, तो डीपीडी होगा वो किधर से किधर होगा, लो से हाई की तरफ। तो लो तो कौन सा है हमारा 10 वाला, और हाई क्या है 20 वाला। तो जो जल के अणुओं की गति किधर से किधर की तरफ होगी, ए से बी की तरफ होगी। तो ये चीज याद रखनी है कि जो डीपीडी, अगर हम लोगों से नॉर्मल कोशिका के बारे में पूछे तो डीपीडी का पता है हमें, ओपी माइनस टीपी फॉर्मूला होता है। बस फॉर्मूले के अंदर हमें जो भी वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू रखनी है, और हमें दिशा बता देनी है किसकी दिशा किस तरफ होगी, ठीक है। और उसका अगर केस पूछ लिया जाए कि पूर्ण स्फीत कोशिका में पूछ लिया जाए, तो जो डीपीडी किसके बराबर हो जाता है, ओपी के बराबर हो जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जल विभव की। डीपीडी को ही क्या कहा जाता है, जल विभव कहा जाता है। पहले हम लोग इसे डीपीडी कहते थे, और आजकल क्या कहने लग गए, जल विभव बोलने लग गए हैं, ठीक है। तो जल विभव क्या हो जाएगा, इसे फाई डब्ल्यू से शो करते हैं, यानी कि इसका जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, फाई या फाई डब्ल्यू होता है। और इसकी जो इकाई होती है, यानी कि जो यूनिट होती है वो क्या होती है, पास्कल होती है। और दूसरी चीज हमें फाई डब्ल्यू के बारे में याद रखनी है कि फाई डब्ल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाई एस प्लस फाई पी। सेम वैसे ही जैसे डीपीडी का था, डीपीडी का क्या था ओपी माइनस टीपी, उसी तरीके से फाई डब्ल्यू क्या हो जाता है फाई एस प्लस फाई पी। और चीज याद रखनी है, जो फाई एस होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये वैल्यू याद रखनी है। अगर सेम इसी तरीके से ओपी तो किसके बराबर हो जाएगा, फाई एस के बराबर हो जाएगा, और टीपी किसके बराबर हो जाएगा, फाई पी के बराबर हो जाएगा। तो फाई एस किसके बराबर हो गया, ओपी के बराबर हो गया, और फाई पी किसके बराबर हो गया, टीपी के बराबर हो गया। लेकिन जो फाई एस होता है वो क्या होता है हमारा, नेगेटिव होता है। ये चीज याद रखनी है। इसके अंदर भी कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला बेस हो रहता है पूरा, फॉर्मूले के अंदर चीजें रखनी है। अगर इसके अंदर भी हमसे पूछ ले कि जो टारगेट सेल होती है, यानी कि पूर्ण स्फीत कोशिका होती है, उसका जो फाई डब्ल्यू क्या हो जाएगा, हमें पता है कि फाई डब्ल्यू किसके बराबर है, फाई एस ओपी के बराबर है। तो इसका जो फाई डब्ल्यू हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, फाई एस के बराबर हो जाएगा। और हमें उसका डीपीडी भी पता था, पूर्ण स्फीत कोशिका का डीपीडी किसके बराबर होता है, 0 होता है, क्योंकि डीपीडी का भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फाई डब्ल्यू क्यों हो जाएगा 0, क्योंकि इसके अंदर भी ओपी किसके बराबर होता है, टीपी के बराबर होता है। तो बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि फाई डब्ल्यू फाई एस प्लस फाई पी होता है। अब नेक्स्ट हम लोग एक और टॉपिक है हमारे, वो है जीव द्रव्य कुंचन। तो देखते हैं कि जीव द्रव्य कुंचन क्या होता है।
जीव द्रव्य कुंचन यानी कि प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या हो जाएगा? जब किसी कोशिका को अति परासरी विलयन में रखा जाता है तो कोशिका का द्रव्य बाहर निकल जाता है एवं कोशिका सिकुड़ जाती है। इस क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। यानी कि क्या हो गया जीव द्रव्य कुंचन का मतलब? मान लीजिए कोई कोशिका है, इसको हम लोगों ने किस में रख दिया? अति परासरी विलयन के अंदर रख दिया। अब हमें पता है अगर हम लोग अति परासरी विलयन के अंदर रखेंगे और यहाँ पे जो कोशिका है जो उसकी सांद्रता कैसी हो गई? मान लीजिए अल्प परासरी हो गई। अगर अति परासरी के अंदर रखा है तो कोशिका जो रस है उसकी सांद्रता कैसी हो जाएगी? अल्प परासरी हो जाएगी। तो होगा क्या कि जो कोशिका का जो रस है, जो भी वाटर के मॉलिक्यूल्स है, वो क्या करेंगे? बाहर की तरफ आने लग जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगी? कोशिका सिकुड़ जाएगी। सिकुड़ने की जो ये क्रिया है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। सिकुड़ गई है एक तरीके से, तो हो गया क्या? इसकी जो भी वॉल है, झिल्ली है, वो भी क्या हो गई? सिकुड़ गई है, एक तरीके से डेड हो गई है। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग इसे वापस किसके अंदर रख दे? अल्प परासरी विलयन के अंदर रख दे। अल्प परासरी विलयन का मतलब क्या हो गया? जिसकी सांद्रता कम है, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल किसके अंदर जाने लग जाएंगे? कोशिका के अंदर जाने लग जाएंगे। कोशिका क्या हो जाएगी? वापस से क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। तो इसे तो कहा जाता है प्लाज्मोलाइसिस। और डी प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या हो जाएगा? अगर कोशिका को वापस हम लोग किस में रख देंगे? अल्प परासरी विलयन में रख देंगे, तो जो कोशिका के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे? अंदर एंटर करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी? कोशिका वापस फूल जाएगी। तो ये दोनों कैसे काम करती है? ये तो हो गया हमारा अति परासरी विलयन। इसके अंदर हम लोगों ने कोशिका को रखा। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कह देंगे? जीव द्रव्य कुंचन। हुआ क्या? कोशिका सिकुड़ गई। ये विलयन भी कैसा था हमारा? अति परासरी विलयन था, जिसकी वजह से क्या हो गई? कोशिका सिकुड़ गई। अब मान लीजिए इस कोशिका को अगर हम लोग वापस किसके अंदर रख दें? जो ये सिकुड़ी हुई कोशिका है, उसको अगर हम लोग वापस किसके अंदर रख दें? अल्प परासरी विलयन में रख दें, तो होगा क्या? कोशिका वापस अपनी शेप के अंदर आ जाएगी। तो यहां से यहां वाली जो गति है उसको तो हम लोगों ने क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कुंचन। और ये क्या हो जाएगा? वी जीव द्रव्य कुंचन, यानी कि डी प्लाज्मोलाइसिस। और ये क्या हो जाएगा? प्लाज्मोलाइसिस। तो इसमें से स्टेटमेंट बेस पे क्वेश्चन आ सकता है कि जीव द्रव्य कुंचन का मतलब क्या हो गया?
कि किसी कोशिका को अति पराशरी विलयन के अंदर जैसे ही रखा तो कोशिका का जो रस है वो क्या हो गया, पूरा का पूरा सिकुड़ गया, क्योंकि उसके अंदर से वाटर क्या हो गया, बाहर निकल गया। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। तो आज हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने किसकी बात की थी, सबसे पहले हम लोगों ने टीपी की बात की थी यानी कि टर्गर प्रेशर की। उसके बाद में हम लोगों ने डब्ल्यूपी यानी कि वॉल प्रेशर की बात की। उसके अलावा हम लोगों ने डीपीडी के बारे में देखा। डीपीडी के सारे तीनों केस देखे कि सबके अंदर डीपीडी का मान क्या होता है। पूर्ण स्फीत कोशिका के अंदर डीपीडी क्या होता है, 0 होता है। स्लग कोशिका के अंदर डीपीडी ओपी के बराबर होता है। और जीव द्रव्य कुंचित कोशिका के अंदर डीपीडी क्या हो जाएगा, ओपी प्लस टीपी हो जाता है। और जो सामान्य कोशिका होती है उसके अंदर हमें फॉर्मूला पता है, डीपीडी बराबर क्या होता है, ओपी माइनस टीपी होता है। उसके अलावा हम लोगों ने जीव द्रव्य कुंचन के बारे में देखा कि जीव द्रव्य कुंचन क्या होता है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो परिवहन होता है उसका मार्ग क्या होता है, किस तरीके से परिवहन होता है, कि रूट से और जो हमारे जाइलम तक जो है वो किस तरीके से जल का परिवहन होता है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।